नमस्कार दोस्तों। जी, आज मैं विकास जी के साथ एक बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। विषय है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अभी फिलहाल एक टूल जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंजीनियर थे, बेंगलोर में काम कर रहे थे, और उनकी पत्नी के साथ 4 साल या 5 साल से विवाद चल रहा था। इस विषय को जानते हैं अतुल जी? अतुल जी बोल रहे, विकास जी। हाँ, हाँ, थोड़ा सुना है सर, ये अभी न्यूज़ में चल रहा है ना? हाँ। जी, हाँ, तो उसी के विषय में ये तो मान लीजिए इस तरह की घटनाएँ, पति-पत्नी का विवाद, शादी के बारे में तो ऐसे तो मज़ाक में कहते हैं कि शादी का लड्डू जो खाए वही पछताए, जो ना खाए वही पछताए। तो हमारा हुँ, विषय यही है कि अ, शादी करें या ना करें, करें तो किससे करें, कैसे करें, मतलब काफ़ी सोच के भी इस घटना के बारे में सोच के भी डर लगता है कि भाई क्या हो रहा है। और क्या बोलेंगे आप? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरा तो मन में, जैसे कि कल ही मैंने इसके बारे में सोच रहा था, एक वीडियो मैंने छोटा-सा डाल दिया। जो मन में आया कि पहला हुँ, तो मेरे मन में यही विचार आया कि भाई शादी ना करे तो वही अच्छा है। और हुँ, दूसरा विचार आया कि भाई जो भी हमने 2-3 हज़ार सालों में धर्म और अध्यात्म के बारे में इतनी नैतिकता की और आदर्श की अच्छी-अच्छी बातें की है, खासकर हमारे देश में, और हुँ, उसका ज़मीनी स्तर पे उसका रिज़ल्ट क्या है? ठीक है, हम सिर्फ़ ये घटना को आधार लेके नहीं बोल सकते कि उसका कोई असर नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसी घटनाएँ घट रही हैं कि हमारे मनो-मस्तिष्क को झकझोर कर रख देती है विकास जी। जी, आप बोलिए। हुँ। जी सर, बिल्कुल। अच्छा, जब शादी की आप बात पूछ रहे हैं कि अ, इस केस में जैसा हुआ, ये बड़ा ही दर्दनाक और ये हादसा हुआ उनके साथ, तो मैं क्योंकि मैं डिटेल जहाँ तक मैंने सुना खबरों में, तो यही सुना कि उन्होंने इस इतने पेज का एक नोट लिखा और इतने घंटे की वीडियो बनाई सुसाइड से पहले। लेकिन अ, इतना मुझे समय नहीं मिल पाया कि मैं उस नोट को पूरा पढ़ पाता या फिर उस पूरी वीडियो को देख पाता। तो बस उसमें थोड़ा-सा आपसे जानना चाहता हूँ, शायद आपने देखा होगा कि इनकी जो शादी की जब बात कर रहे हैं, तो क्या वो बैकग्राउंड था? क्योंकि मैंने जहाँ तक हल्का-फुल्का सुना, शायद वो इनकी लव मैरिज थी और वो भी शायद फेसबुक वगैरह के ज़रिए शायद। तो थोड़ा डिटेल में आप अगर बता पाएँ इस बारे में, तो ज़्यादा बेहतर डिस्कशन हो पाएगी। जी। जी, जितना मैं जानता हूँ, मैट्रिमोनियल साइट जो कि जनरली मिडिल एंड अपर क्लास के लोग साइट को यूज़ करते हैं, और आज क्या पिछले 20-25 सालों से यूज़ कर रहे हैं, तो उसी साइट के थ्रू आई थिंक अरेंज मैरिज ही हुआ था। और हुँ, हुँ। बाकी जो कुछ भी डॉरी हो, अ, जितने अच्छे से शादी हो सकती है, क्योंकि लड़का इंजीनियर है और 1.5-2 लाख की सैलरी होगी, तो हुँ, हुँ। एक अनुमान लगा सकते हैं कि अपर मिडिल क्लास जिस तरीके से शादी करता है वैसे शादी हुआ है ये। जी। हुँ, हुँ। हाँ, वो सही है। क्या उन्होंने इसके बारे में कुछ बताया कि कैसे उनके शादीशुदा संबंध थे? यानी कि शादी के बाद वो किस प्रकार से रहते थे, इस बारे में कुछ खुलासा हुआ है क्या? या फिर जब वो घर छोड़ के गई, तो ऐसी क्या बात हुई कि वो घर छोड़ के गई? यानी शादी से और वो घर छोड़ने तक के बीच का जो समय था, उस बारे में कुछ पता चला हो तो? नहीं, इतना डिटेल्स, इतना समय कहाँ होता है विकास जी कि हम किसी के लाइफ के बारे में इतना डिटेल्स में जाके गहन अध्ययन करें। नहीं, इतना जानकारी तो हुँ, नहीं। हुँ, बिल्कुल। तो एक जनरल ही हम लोग मान के चलते हैं, जैसा कि पति पत्नी के बीच हो जाता है। आप भी शादीशुदा हैं, अभी शादीशुदा है ना? जी, बिल्कुल। हाँ, तो हम लोग देखते हैं हो जाता है कभी-कभी, छोटी-छोटी बातें भी हो जाता है कभी-कभी। तो इस तरीके से उनके बीच भी हुँ, हुआ हुँ। होगा, और वही चीज़ धीरे-धीरे बढ़ते गया होगा, और वही होता है।
पैसे को लेके हो सकता है, घर में कुछ काम धाम को लेके हो सकता है। ऐसे तो हस्बैंड ने कुछ इल्ज़ाम ऐसे लगाए हैं जिसके बारे में हम चर्चा ना करें तो बेहतर है। वो कुछ बस क्या उसको बोलते हैं, अननेचुरल फिजिकल रिलेशन और सब चीज़ की। तो अच्छा। हाँ, और पैसे को लेके भी हो सकता है, कुछ दहेज में या एक दूसरे के ऊपर कुछ टॉन्ट कर रहे होंगे। एग्जैक्टली मीनिंग नहीं है, लेकिन हम एक जैसा कि शादीशुदा हम भी हैं तो हम भी समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है अनुमान। रिलेशनशिप में कुछ हो सकता है कि वो लड़की सास ससुर के बारे में कुछ बोल दी, या हस्बैंड सास ससुर के बारे में कुछ ऐसा नेगेटिव कमेंट कर दिया जो कि उसको बुरा लग जाता है, फिर वो बात बढ़ जाती है। यही सब होता है ना, पावर पैसा। झगड़ा होता किस लिए है? तो मोटा मोटी तो यही है, पावर पैसा स्टेटस। मैं बड़ी हूँ, मैं बड़ा हूँ, तुम छोटे हो, मेरे सामने क्या हो, यही सब होता है ना झगड़ा होने से। बिल्कुल। तो ऐसा ही। हाँ, क्योंकि अब इस केस को हम जब आधार बना के कोई डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर डिटेल्स अगर हो हमारे पास, तो एक बेहतर डिस्कशन और बेहतर एक निर्णय तक पहुंच सकते हैं कि एक्चुअल बात क्या है। नहीं तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखिए ये एक उदाहरण है जो कि सालों में कोई एक आध ऐसा देखने को पाया जाता है। यानी कि करोड़ों लोग शादी करते हैं हर साल, और वो करोड़ों लोग में से कोई एक केस ऐसा हो जाता है। तो इस तरीके से अगर देखें तो एक अपवाद जैसा भी लगता है कि बाकी सब लोग तो एक तरीके से एडजस्ट कर लेते हैं। अब ये जानने वाली बात ये होनी चाहिए कि क्या उनकी एडजस्टमेंट में कमी थी, क्या वो पति एडजस्ट नहीं कर पा रहा था या पत्नी एडजस्ट नहीं कर पा रही थी एक दूसरे के साथ, क्या वो शादी जल्दबाजी में की गई थी कि उसमें कुछ तथ्यों का ध्यान ना रखा गया हो, कि आपसी जो समझ होती है ना, आपसी एक अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जो होती है एक लड़का और लड़की की, कि वो आपस में रह सकते हैं, एक दूसरे के साथ चल सकते हैं, जीवन जी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या पता उसमें कुछ कमी रही हो, क्योंकि देखिए बुरा तो कोई होता नहीं अगर जनरली देखें, लेकिन कुछ परिस्थितियां और कुछ हालात जब ऐसे सामने आए कि हमारे उस बुरे तत्व को, जो कि हर एक व्यक्ति के अंदर होता है, हर एक व्यक्ति अपने आप में अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है, बस फर्क ये होता है कि वो हालात उसके सामने कैसे आ रहे हैं, वो उसके कौन से लेवल को ट्रिगर कर रहे हैं। अगर हालात कुछ ऐसे हैं कि उसकी बुराई को अंदर से निकाल रहे हैं, तो वो फिर बुरा हो जाएगा, बुरे रूप में प्रकट हो जाएगा, है ना, और उसे हम फिर बुरा देखने लगेंगे। जबकि हैं हर कोई अच्छे और बुरे बराबर हैं, उतने ही, मैं भी हूँ उसमें, आप भी हैं। बस वो हालात और परिस्थितियां जब बनती हैं तो हर व्यक्ति का वो चेहरा अंदर से फिर बाहर आ जाता है। तो अब ये परिस्थितियां थी या वो क्या उनका फैक्टर रहा जिसके कारण ऐसे हालात पैदा हुए, और खासतौर से फिर उसके बाद जब हुआ तो फिर मुझे कहीं ना कहीं ये जो न्याय व्यवस्था की जो मुझे कमी इस पूरे प्रकरण में लगी, वो मुझे सबसे ज्यादा लगी। क्योंकि न्याय व्यवस्था को हम मान सकते हैं समाज में सबसे ऊंचा बौद्धिक आधार मान सकते हैं, जो कि एक समाज को बांधने का काम करता है ना। जी जी। पुलिस और ये जो प्रशासन व्यवस्था होती है वो व्यक्ति के शरीर तक पहुंच पाती है ना। पुलिस व्यक्ति के शरीर तक को काबू में कर पाती है, लेकिन न्याय व्यवस्था कहीं ना कहीं ऐसे मानदंड हमारे समाज में स्थापित करती है कि जिससे व्यक्ति के शरीर और मन दोनों को एक तरीके से एडजस्ट किया जा सके समाज में आपस में मिलकर रहने के लिए। वो हमें दिखाती है कि किस प्रकार से कोई कृत्य हमें नहीं करना चाहिए जो समाज के लिए हितकर नहीं है, और क्या करना चाहिए, है ना। तो ये चीजें न्याय का ही ये अर्थ होता है फिर। तो जब न्याय व्यवस्था में, क्योंकि अंतिम समाज में जब भी हम एक दूसरे के साथ रहते हैं और जब भी हमारी कभी अनबन होगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति व्यक्तिगत तौर पर तो बिल्कुल अलग है ही, यूनिक है,
यूनिक होते हुए हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं हम एक दूसरे के साथ किसी न किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज और एडजस्टमेंट करके ही जुड़े हुए हैं। अगर हम बिल्कुल एब्सोल्यूट फॉर्म में देखें तो हम कभी कोई किसी के साथ जुड़ नहीं सकता, क्योंकि हर कोई बिल्कुल अलग है, लेकिन फिर भी जुड़े हुए हैं तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज में। अब अगर हम कभी अलग होना चाहें या अलग होने जैसी कभी स्थितियां पैदा हों, तो फिर वो न्याय व्यवस्था ही है जो देखती है कि समाज में आप गलत हैं या सामने वाला गलत है या परिस्थितियां गलत हैं, तो वो क्या सुधार किया जाए, है ना। जैसे तलाक के जब एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक तलाक के जब केस होते हैं तो न्याय व्यवस्था ये देखती है कि आप किस कारण से, इनकी प्रॉपर काउंसलिंग और प्रॉपर हियरिंग्स में वो बातें निकलवाई जाती है कि क्या कारण है कि आप नहीं साथ रहना चाहते। तो जब पता चलता है कि ये छोटा सा कोई कारण था या कोई बड़ा कारण था, कैसा भी कोई कारण था, तो वो कोशिश करते हैं कि आप को वो समझाएं, दूसरे पक्ष को वो समझाएं कि आप ये वाला काम ना करें जिससे इनको तकलीफ होती है। और अगर फिर भी करना है तो फिर वो आप पर कुछ फाइन लगेगा या कुछ ना कुछ, मतलब वो दंड या पुरस्कार के रूप में न्याय व्यवस्था काम करती है फिर, जिससे कि एक संतुलन बना रहे, है ना। लेकिन जब वही लचर हो जाए तो फिर व्यक्ति का अंतिम सहारा भी छिन जाता है, फिर वो बेसहारा सा अपने आप को महसूस करता है। जैसा मुझे लगता है कि सबसे बड़ा कारण जो इनके अतुल सुभाष जी के साथ हुआ, तो वो ये हुआ कि जब उनका अंतिम सहारा भी छिन गया एक तरीके से, उनको ऐसा महसूस हुआ होगा। न्याय व्यवस्था जो कि एक समाज में एक व्यक्ति के लिए अंतिम हथियार होता है या अंतिम सहारा होता है, जब वही सहारा उससे छीन लिया जाए या उस न्याय व्यवस्था में ही इतनी खामियां हो जाए, वो ही अपराधी का साथ देने लगे, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति बड़ा बेसहारा, असहज और बिल्कुल बेबस अपने आप को महसूस करता है। और इस इमोशन को अगर समय रहते उसने नहीं संभाला तो वो सुसाइड में कन्वर्ट हो सकती है और वो उसमें ज़्यादा देर नहीं लगती फिर। तो ऐसा ही कुछ इन हमारे जो अतुल जी थे, तो मुझे लगता है कि इनके केस में यही एक बड़ा फैक्टर था जो उनको सुसाइड तक लेके गया। जी अच्छा विकास जी, जैसे कि कहा जाता है कि बीमारी होने से पहले ही उसका उपाय कर लेना चाहिए, मतलब ऐसा हम जीवन जिए कि बीमारी हो ही नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इलाज बिल्कुल से प्रिवेंशन अच्छा है। हाँ, परहेज। हाँ, परहेज अच्छा है। तो उस हिसाब से आप मुझे ये बताइए कि मतलब शादी से पहले ही लड़का लड़की किन बातों का ध्यान रखे ताकि इस तरह का परिस्थिति उसे न देखना पड़े, क्या आप कहेंगे? देखिए, मुझे एक बात याद आती है, हमारे जो हिंदू परंपरा है उसमें है ना, कुंडली का मिलान किया जाता है ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक। और उस कुंडली में मिलान में अगर हम डिटेल में जाएं तो हमें पता चलता है उसके कई भाग हैं, 6 से 7 प्रकार के कुछ गुण हैं जिन्हें गुण मिलाना कहते हैं। और वो 6 से 7 प्रकार के अलग अलग गुण होते हैं। अगर वो मैच करते हैं किसी कपल के, तो वो एक अच्छा कपल माना जाता है और इनका रिश्ता एक अच्छा चलता है। लेकिन अगर उन गुणों का मिलान कम होता है तो बड़ी समस्या पैदा होती है उनके रिश्ते में, उनको निभाने में। तो जब उसकी डिटेल में हम जाते हैं ना, तो पता चलता है कि कुछ ऐसे गुण हैं जो उनके स्वास्थ्य को निर्धारित करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो उनकी मैत्री को बताएंगे कि ये कितने मित्रवत रह पाएंगे, कुछ ऐसे हैं जो उनके घनिष्ठ संबंध और प्रेम संबंध को दर्शाएंगे कि ये कितने प्रेम पूर्ण रह पाएंगे, कितने एक दूसरे के मन की बात बिना कहे समझ पाएंगे। तो ये इतनी सारी चीजें शास्त्रीय तरीके से देखें तो ज्योतिष में कुंडली मिलान करके कुछ होता है जो कि शादी के समय ये किया जाता है, शादी से पहले। तो ये तो हमारा है शास्त्रीय तरीका। हाँ। जो कि बहुत सारे घरों में आज भी निभाया जाता है, खासकर अरेंज मैरिज में। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम आधुनिक समाज और लव मैरिज की बात करें जी, तो उसमें भी हम इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करके। वो कैसे? उसमें
जो चीजें अंदर होती हैं उन चीजों को हमें लाइव यानी प्रैक्टिकल रूप में देखना है। और जब लव मैरिज में खास तौर पे बड़ी चूक होने की संभावना रहती है, क्योंकि प्यार में व्यक्ति कहीं ना कहीं एक ऐसी प्यार की एक ऐसी इमोशन होती है, तो उसमें कहीं ना कहीं अंधापन आ जाता है और बुद्धि उतने निष्पक्ष रूप से काम नहीं करती। वो सामने वाले की कमी को देखना नहीं चाहती, वो सिर्फ अच्छाई को देखना चाहती है। तो कहीं ना कहीं वो अंधापन आ जाता है। लेकिन अगर हम निष्पक्ष होकर और एक सार्थक तरीके से, बिल्कुल एक संतुलित तरीके से अगर देख पाएं या किसी बड़े की सलाह ले पाएं, इसमें मैं खास तौर पे ये सलाह को ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग कितना काम कर रहा है कितना नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं होती लव मैरिज के टाइम। और खासकर जब उम्र काफी कम होती है, कच्ची उम्र होती है जब, तो किसी बड़े की सलाह ले लेना इसमें ज्यादा उपयोगी रहेगा कि सामने वाला मेरे साथ कितना कंपैटिबल हो पाएगा और कितना नहीं। और अगर आपस में कभी इस प्रकार से कभी मौका मिले तो कुछ मीटिंग्स में वो चीजें, हालांकि मुझे लगता है कि व्यक्ति को पता चलती भी हैं कि अलग अलग क्षणों में अलग अलग समय पर सामने वाला कैसा व्यवहार करता है और मुझे कैसा व्यवहार पसंद है। तो कुल मिलाकर ये एक प्रैक्टिकल पार्ट होता है कि जैसे आजकल लिव इन रिलेशन करके भी चल रहा है कि उसमें यही चीजें थोड़ा डिटेल में आ जाती है कि वो ब्लाइंड लव की बजाय थोड़ा रह के देख लेते हैं साथ में कैसा जमता है कैसा नहीं, है ना। जी। तो वो चीजें उसी को जो थ्योरी में हमारे शास्त्र में बताई गई थी, जो कि थोड़ा संशोधित तरीका था और थोड़ा ज्यादा सभ्य तरीका था, और साइंस का उसमें इस्तेमाल किया गया था, साइंस का टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, है ना। तो उस प्रकार से वो तरीका था। आज के समय में अगर देखें तो एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है इस चीज को अप्लाई करने के लिए। और दूसरा लिव इन तो है ही, वो जो प्रैक्टिकल तरीका है, प्रैक्टिकल रूप से देख लेते हैं कि क्या बनती है या नहीं बनती। तो ये चीज ध्यान रखने वाली होती है कि कंपैटिबिलिटी कितनी है, क्योंकि उसमें भी जब शास्त्रीय तरीके में भी जैसे 36 गुण होते हैं, तो जरूरी नहीं कि आपके 36 से 36 मिलने जरूरी है। आपके 15 गुण भी मिले हों तो भी आपकी शादीशुदा जिंदगी बड़ी अच्छी चल सकती है। लेकिन उसमें शर्त यह है कि वो 15 गुण कौन से गुण हैं, वो कंपैटिबिलिटी कंपैशन वाले हैं या नहीं हैं। जैसे भकूट करके एक होते हैं, तो ये गुण की कैटेगरी जैसे मैंने बताई, तो वो कैटेगरी वाइज डिपेंड करता है। और कुछ ऐसे भी कपल होते हैं जिनके 25 गुण मिले होते हैं फिर भी नहीं निभती, क्योंकि वो मेन जो गुण होते हैं वही नहीं मिले होते। तो ये तो मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का समावेश करके एक तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कंपैटिबिलिटी हमारी कैसी है आपस में, वो चीज इम्पोर्टेंट है जी। लेकिन विकास जी, ये कुंडली की बातें और ये हॉरोस्कोप, ये सब आज के टाइम पे काफी दकियानूसी और रूढ़िवादी जैसा नहीं लगता है आपको? देखिए, रूढ़िवादी तो नहीं है एक्चुअल में अगर देखें, क्योंकि देखिए मैं ऐसा व्यक्ति हूँ, मैं किसी के कहे सुने से मानता नहीं। मैं जब तक किसी चीज को अप्लाई ना करके देख लूँ, खुद से यूज करके ना देख लूँ, तब तक उसकी सत्यता को, प्रामाणिकता को मानता नहीं। और इस विज्ञान में जो ज्योतिष विज्ञान है, इस विज्ञान में कितनी सच्चाई है और कितनी नहीं, इसको मैंने जांचा हुआ है। तो इसको जांच के परख के ही मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ और ये चीजें आपको बता रहा हूँ। और जो जो ये रूढ़ी और गलत जो लोग बोलते हैं, उसके कुछ कारण भी हैं साथ में। अब जैसे सावधानियां रखने की क्या है कि आपके जन्म तारीख से निर्धारित होगा आपका पूरा का पूरा कुंडली और व्यक्तित्व, है ना। लेकिन अगर कोई जन्म तारीख ही गलत बता दे, समय गलत बता दे, तो वो पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। फिर आप कुंडली मिलाते रहिए और कुंडली मिल भी जाएगी, लेकिन बनेगी नहीं बात, क्योंकि आप किसी और की मिला रहे हैं, अपनी नहीं, क्योंकि आपका समय तो वो है ही नहीं ना। तो कहीं ना कहीं जब इस प्रकार की शरारतें जब या असावधानी कह सकते हैं इसको, तो बहुत सारे पुराने लोगों ने की होगी, और जब नहीं मैच करता तो फिर वो दोष उस शास्त्र को दे देते हैं। बात ये है।
हाँ, तो जी। लेकिन विकास जी आज के समय पे, आज तो आज के समय पे कम से कम मेरी ये समझ है कि क्यों ना जो चीज आप बोल रहे हैं कि गुणों का मिलान पेपर पे किया जाए, कुंडली के आधार पे किया जाए, बर्थ चार्ट के आधार पे किया जाए, उसको सामने में बैठ के क्यों ना कर लिया जाए, बैठ के दोनों खुल के बात कर ले, बिकॉज अभी शादी हुई नहीं है। दोनों खुल के हम्म। क्योंकि उनको आगे अपने जीवन को शांतिपूर्ण जीने की जरूरत है, तो क्यों ना खुल के बात हम्म। ही कर ले। लेकिन वहां पे रुकावट, कोई झूठ क्यों बोलता है? झूठ इसलिए बोलता है कि वो सोचता है कि नहीं नहीं, झूठ बोलेंगे तो हमारा ये रिश्ता बन जाएगा, तो हमको आगे में सुख मिलेगा। झूठ बोलने के पीछे ही कारण होता है। तो वहां पे अगर थोड़ी सी ईमानदारी दिखाए कि भाई देखो, मेरी ये रुचि है, मेरी ये हॉबी है, मैं ये खाना पसंद है, मुझे यहाँ पे घूमना पसंद है, मुझे इस तरह के पिक्चर देखने पसंद है, मैं लाइफ में ये करना चाहता हूँ, मतलब सब कुछ, लड़का भी अपना पक्ष रख दे, लड़की भी अपना पक्ष रख दे, और जिसके साथ हम्म। मैक्सिमम मैच होता है दोनों के, डज एंड डोंट्स, वुड एंड स्टूडेंट्स, जो भी बोलिए, क्या हमको चाहिए, क्या नहीं हम्म। चाहिए, क्या मैं करना चाहता हूँ, हम्म। क्या नहीं करना चाहता, ये पूरा मतलब 25-30 अपना दे दें अपना कि ये मेरा यस है, ये नो। और इस तरीके से हम्म। अगर हम दोनों को अपना खुल के पक्ष रखने के लिए, नॉट ओनली पेपर पे लोग झूठ बोल देते हैं, इसीलिए वहाँ बात आ जाती है लिव इन रिलेशनशिप की। भले ही हमारा कल्चर इसको इजाज़त नहीं देता है, मैं भी इसके सपोर्ट में नहीं हूँ कि नहीं ये बिल्कुल सही है, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ के बीच में इस तरीके से झगड़े हो रहे हैं, तो क्यों ना उसको शादी से पहले ही एक्सपेरिमेंटली, मतलब, लेकिन लोग वही बोलेंगे, कोई तो अभी इसी वीडियो के नीचे कमेंट में जरूर कि कोई बोलेगा कि तुम अपनी बहन को ऐसे दे दोगे क्या, तुम अपनी बीवी को ऐसे दे दो, बेटी को दे दोगे, ऐसे कमेंट, भद्दे कमेंट मिलेंगे। तो हम्म। मतलब अतुल जैसा स्थिति में कोई व्यक्ति चला जाए, या आप शुरू में बोले कि ऐसी एक दो घटनाएं न्यूज में आती नहीं है अतुल जी, अगर अतुल, मैं क्यों बार बार बोल रहा हूँ विकास जी, अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे, क्या उसका जो आपराधिक आंकड़े का जो डाटा है वहां जाएंगे, एनसीआरबी, तो वहां पे हर एक दिन आपको मालूम पड़ेगा कि कितने केस जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केस हैं जो पुलिस हम्म। के पास नहीं जा रहे हैं, कोर्ट में नहीं जा रहे हैं, बेचारा घुट घुट के लड़का लड़की जी रहे हैं, किसी तरह से कंप्रोमाइज कर रहे हैं। ठीक है, ये आप भी हम्म। जानते हैं इस चीज को। पुलिस और हम्म। कानून के पास बहुत ही कम केस जाते हैं, मतलब मान लीजिए कि 10% जाते हैं, तो 90% केस नहीं जाते हैं। वो सामाजिक प्रतिष्ठा को लेके, रिश्ते नाते के बीच में जो हमारे जो रिलेशनशिप में लोग हैं वो क्या कहेंगे, अगल बगल के लोग क्या कहेंगे, ऑफिस में जा रहे हैं तो ऑफिस के लोग क्या कहेंगे, ये सब लोग सोच के नहीं लेके आ पाते हैं बाहर में। मतलब ऐसे आप जानते हैं इस तरह की घटनाएं बहुत सारे हैं। इसलिए स्थिति हम्म। बहुत ही एक तरह से विकट है, देखेंगे तो, मतलब कम से कम मान के चलिए, मैं मान के चलता हूँ कि ऐसे तो आचार प्रसाद का वीडियो पे जाएंगे तो सीधे बोल रहे हैं कि कम 70-80% लोग इसी तरीके से जी रहे हैं, जितने भी शादीशुदा रिश्ते हैं सभी मतलब टेंशन में एक दूसरे को जलील कर रहे हैं, दुख दे रहे हैं, वो ज्यादा नेगेटिव इमेज रखते हैं और ये शादीशुदा लोगों का। हम्म। तो उतना भी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि कम से कम 25-30% रिलेशनशिप तो जरूर दुख में, परेशानी में लोग जी रहे हैं, हस्बैंड वाइफ। तो उससे बचने के लिए क्या ये अच्छा नहीं है कि थोड़ा सा ईमानदारी से ही लड़का लड़की अपने जो भी उसके वांट्स हैं और वांट्स नहीं हैं वो सबको रख ले, तो उससे क्या बेहतर रिलेशनशिप नहीं हो? क्योंकि वो कुंडली, कुछ कुंडली पे मैं नहीं विश्वास करता हूँ, मुझे बोलेंगे तो मैं तो बिल्कुल ही 0 मार्क्स दे दूंगा कि नहीं नहीं, ये कुंडली वाला कुछ मैटर जम नहीं रहा है। लेकिन दोनों खुल के बात हम्म। कर लें, यहाँ तक कि कुछ हम्म। लिव इन रिलेशनशिप को उस लेवल तक जैसा दूसरे देशों में किया जाता है, उस लेवल तक तो मैं, लेकिन लड़का लड़की थोड़ा 2-4 मीटिंग्स खुल के बातचीत करें, उसकी मैं सोचता हूँ कि वैसा अगर हो तो अच्छा, एक बेहतर कपल बन सकता है। क्या बोलेंगे? बिल्कुल। खुल के बात असल में बहुत आजकल अरेंज मैरिज भी हो या लव मैरिज में तो चलिए पहले होती ही है, अरेंज मैरिज भी हो तब भी जो थोड़े ओपन माइंडेड जो लोग हैं, माँ बाप जो इस प्रकार से सोचते हैं, तो वो बच्चों को समय देते हैं कि आप अ, आपस में कुछ बातें करें और एक दूसरे को समझें,
और उसके बाद हाँ या ना अगर करनी है तो उस तरीके से करें। हमने भी इस प्रकार से की थी। तो ये चीज़ें, एक मिनट। जी, तो ये चीज़ें तो होती हैं। और जहाँ तक लिव इन रिलेशन की बात है, तो लिव इन रिलेशन भी में भी अगर किसी को मान लीजिए कोई क्या कहेंगे इसे, धोखा कहें, फरेब कहें, कपट कहें, छल कहें, अगर किसी को करना है तो फिर वो उसमें भी कर लेगा। क्योंकि व्यक्ति, अच्छा, आप ये आपको भी एहसास होगा इस बात का कि जितने भी शादियां जितनी होती हैं और जितनी बिगड़ जाती हैं, वो एकदम से शुरुआत में ही नहीं बिगड़ती। वो बड़ी कुछ समय तक तो बड़ी सुहावनी चलती हैं, सुहावनी सुहावनी लगती है, अच्छी अच्छी लगती है। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो एक दूसरे की बुराइयां फिर सामने आने लगती हैं। अब लिव इन रिलेशन में कोई व्यक्ति कितने साल रहेगा या कितने समय तक रहेगा, और फिर रहेगा तो फिर क्या वो उस पल तक अ, टिकेगा कि वो एक दूसरे की बुराइयों तक पहुंच पाए? क्योंकि शुरुआत में तो सब अच्छाइयाँ दिखती है और अच्छाइयाँ ही हम दिखाते भी हैं सामने वाले को, है ना? तो ये एक मानव का स्वभाव है। तो कहीं न कहीं धोखे के चांस तो उसमें भी रहते हैं, है ना? धोखे के चांस तो, हाँ, धोखे के चांस तो हमेशा हर एक जगह है। इवन कोई मैरिज क्या, दोस्ती का रिलेशनशिप में धोखा हो सकता है, बिजनेस में धोखा हो जाता है, ऑफिस में आपको हाँ, कहीं धोखा मिल सकता, कुछ भी कोई भी जगह जी, जी। पे धोखे मिल सकते हैं। लेकिन हाँ, हम, धोखे का मेरा अर्थ यहाँ पे भूल-चूक से है। जैसे भूल-चूक तो वहाँ पर भी हो ही सकती है कि जो हमने जिस पर्पज़ से वो किया था कि लिव इन में रहेंगे, एक-दूसरे को जानेंगे, और ऐसा हो सकता है कि एक-दूसरे को नहीं जान पाए। तो ये चीज़ें तो कभी भी हो सकती हैं। लेकिन मोटा मोटी एक आइडिया मिल जाता है, जैसे कि झगड़ा किस बात पे होता है। खाने पीने को, टेस्ट को लेके हो सकता है, सिनेमा देखने को लेके हो सकता है, माँ बाप के साथ रहना है नहीं रहना है, रहना है तो क्या, कब, कितने समय तक रहना है, क्या करना है, इन सब चीज़ों को लेके हो सकता है। तो ये सब चीज़ें जब आप साथ में रहेंगे कुछ समय, मैं तो समझता हूँ कि 1 साल 6 महीने काफ़ी है विकास जी। 6 महीने में मालूम हो जाता है एक दूसरे का स्वभाव। लेकिन जी, हाँ, किसी के मन में धोखा है कि नहीं यार, अभी थोड़ा ठीक अपना रंग रूप दिखा लेते हैं बाद में। लेकिन हुँ, ये हुँ, हुँ। व्यक्ति कोई चालाकी क्यों करता है? शायद वो, हुँ, हुँ। मतलब सोचता है कि ये बेहतर पार्टनर है और इसको अगर फांस लेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा होगा, यही है ना, पैसे का चक्कर। हाँ, 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 बिल्कुल, बिल्कुल। और इसलिए और ख़ास तौर पे ऐसे केस में जैसा ये अतुल जी का केस रहा, जहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक तो मैट्रिमोनी साइट से उन्होंने किया, जिससे पूरा बायोडाटा रहता है कि मैं इतना कमाता हूँ, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा ये है, वो है। तो सामने अगर कोई जालसाज कोई व्यक्ति बैठा होगा तो उसके लिए बड़ा आसान शिकार है ये व्यक्ति, क्योंकि इसने बिल्कुल ओपन करके सब कुछ बता ही दिया कि हम्म, मेरा ये है, वो है। उसकी सारी जानकारी उसके पास आ गई। तो अगर किसी को हम्म, जालसाजी करनी है तो उसका बड़ा आसान हो जाता है उसको ये करना। जी। हाँ, क्योंकि इस केस में पता नहीं आपको मालूम है या नहीं है, वो लड़की मतलब खुल के उसको बारे में बोल रहे हैं कि मेरे को बोल रही है कि तुम मर जा, अभी तक मरा नहीं, आत्महत्या अभी तक किया नहीं, हाँ, और तू मर जाएगा तो पूरा पैसा मुझे मिल जाएगा, और तेरे माँ बाप भी फिर मर जाएंगे, बुढ़े हैं। ऐसे मतलब अजीब सा होता है। मानते हैं कि गुस्से में हस्बैंड वाइफ बोल देते हैं इस तरह के बात, लेकिन इस तरह से टॉर्चर क्या हमेशा उसको किया गया होगा, तब ना ऐसा बेचारे के अंदर से ऐसा निकल गया। और ऊपर से उधर जज जो है वो भी पैसे मांग रही है कि मैं सेटल करा दूंगी, तुम मेरे को 5 लाख दे दो, और नहीं तो फिर सारा जो केस का जो फेवर करने का है वो लड़की की तरफ से किए जा रही है। मतलब न्याय व्यवस्था भी इतना दिखाया गया इस रियल घटना से मालूम पड़ रहा है कि कितना हमारा न्याय व्यवस्था भी कितना करप्ट है, कि मतलब क्या कहा जाए उसके बारे में। तो ये लिव इन रिलेशनशिप को ही और थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लेते हैं। इसमें जो जी। नेगेटिव्स पॉइंट है वो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब जो हमारे समाज में एक धारणा है कि नहीं ये बिल्कुल गलत है, तो ये कितना आपको गलत लगता है? क्योंकि इस तरह की घटना घटेगी तो
उस पे आदमी एक अफ़सोस ज़ाहिर कर देगा कि जैसे मैं ऑफ़िस में भी इसके बारे में डिस्कस किया तो बोले यार क्या कर सकते हैं, इस तरह की तो घटनाएँ हर एक दिन घटते ही रहती है, तो कितना हम इस सब चीज़ के बारे में चर्चा करें, चाहे मतलब एक एक हमारे अंदर ये नेगेटिव पैदा करता है ना, नेगेटिव इमोशन यार कोई सुसाइड कर ले हम्म, झगड़े को लेके, तो हमारा भी दिमाग थोड़ा-सा हमारा दिलो-दिमाग पे एक उदासी छा जाती है कि यार क्या हो रहा है? तो लोग इस तरह के चर्चा भी हम्म, उतना नहीं करना चाहते हैं। हम्म। लेकिन लिव इन रिलेशनशिप को भी लोग नहीं चाहेंगे। तो उपाय क्या मतलब एक बीच का रास्ता तो निकालना पड़ेगा। देखिए कहीं ना कहीं हम अ, अगर मैं संस्कृति की जब मैं बात करता हूँ, सभ्यता की और संस्कृति की, जी, तो हम आज किस पायदान पे खड़े हैं? जी, हमारे पीछे एक पूरी विस्तृत और पूरी विकसित सभ्यता संस्कृति थी, मौजूद थी, जिनके अवशेष हम तक पहुंचते हैं थोड़े थोड़े करके। जी, तो हमारे पीछे पूरी समृद्ध, यानी जो पूरी विकसित हो सकती है चरम पर अपने, वो सभ्यता रह कर और बिगड़ कर चली गई, वो जा चुकी। और आज हम एक नए सिरे से एक नई सभ्यता, नई संस्कृति के उत्थान में अभी हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ अभी प्रवेश कर रहे हैं। तो ये हमारी जो संस्कृति इस समय है, मौजूदा संस्कृति, जी, वो हम अगर संस्कृति को उम्र के हिसाब से बांटे तो हम बाल्यावस्था से किशोरावस्था की तरफ हमारी संस्कृति जा रही है सिर्फ। अभी तक जवानी तक में भी पहुंची नहीं है, प्रौढ़ावस्था तो बड़ी दूर की बात है, उसके बाद फिर उसका बुढ़ापा आएगा। ओके, तो हम पुरानी संस्कृति से उसकी प्रौढ़ावस्था को देखकर कुछ कॉपी कर, क्योंकि देखिए जो कुछ समझदार लोग होते हैं ना, वो हर चीज अपने ऊपर ट्राई करके अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करके ऐसा प्राप्त करना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि कहीं से भी हमें मिल जाए, हम कॉपी करके उसे अपना लेंगे, है ना। जी, तो जो समझदार लोग होते हैं वो दूसरों से कुछ सक्सेसफुल आइडियाज चुरा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। ऐसा हमारे बड़े बुजुर्ग थे जो, उन्होंने ये काम किया था। हमारे जो बुजुर्ग थे वो पुरानी चीजों को काफी तवज्जो देते थे, उस पुरानी संस्कृति के अवशेषों को उन्होंने ज्यादा माना, बजाय हमारे, हम जो जिस एज में अब चल रहे हैं, जो हम एक मॉडर्न वर्ल्ड जिसे बोलते हैं, ये वर्ल्ड अपने पैरों पे चलने की कोशिश कर रहा है कि हम पुराने को छोड़कर कुछ अपना बनाएंगे और कुछ अपने तरीके से जिएंगे। वो पुराना सब बकवास है, सब बेकार है, कूड़ा है, करकट है, इस तरीके से उसको नकार के हम नई स्थापना में लगे हुए हैं, नई संस्कृति की स्थापना में। और मजे की बात यह है, हर एक संस्कृति ऐसे ही शुरुआत करती है और पहुंचती लेकिन अंतिम रूप से वही है। हर एक संस्कृति का जो उसकी प्रौढ़ावस्था होती है वो बिल्कुल सेम होती है हर बार। और हमारा भी वही हाल होने वाला है, यानी हम भी जब विकसित होंगे तो हमारा समाज बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, लेकिन इसमें अभी कई पीढ़ियां लगेंगी और तब तक हम नहीं बचेंगे। हमारे बच्चों के भी पता नहीं कौन सी पीढ़ियां वो होंगी जो उस चीज को महसूस करेंगी, जो आज हम पुराने अवशेष जो हमें नजर आ रहे हैं। जब कहते हैं ना, जैसे बड़ों की बात माननी चाहिए, जी, है ना, एक एक बड़ी कॉमन सी बात है कि बड़ों की बात मान लेनी चाहिए, माँ बाप का सम्मान करना चाहिए। बड़े हमसे ज्यादा जानते हैं, उनके अनुभव से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए। और फिर बड़े कहते हैं कि बेटा एडजस्ट करके चलो, जीवन का नाम समझौता है ना। जब ये बातें जब करते हैं वो, तो हमें बड़ी, क्योंकि हमारे अंदर क्या है, अब नई संस्कृति है और नई जवानी है, तो हमारा खून गर्म है। हम समझौता शब्द को ही स्वीकार नहीं करना चाहते, हम संघर्ष को स्वीकार करना चाहते हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम कुछ नया करेंगे, हम समझौता नहीं, हम एडजस्ट नहीं कर सकते। तो आज जितने भी, जब मैं इन रिलेशन को बिगड़ते हुए देखता हूँ, जिंदगियों को तबाह होते देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं उसमें एक ऐसा जुनून उसके एक मूल में छिपा होता है कि हम आ, समझौता नहीं करेंगे, मैं झुकूंगा नहीं, है ना। जैसे पुष्पा मूवी अब तो चली रही है, तो मैं झुकेगा नहीं साला। हाँ, तो ये चीज, ये हमारे खून में है, इस नई पीढ़ी के खून में है। इस संस्कृति जो जिसकी मैंने बात की है, बाल्यावस्था से किशोरावस्था, किशोरावस्था यानी खून का बिल्कुल उबलापन, बिल्कुल इमोशंस पीक पर होना,
तो ये चीज हमारी संस्कृति में अभी है, और ये उसी का खामियाजा भुगत रही हैं कि हम किसी की सुनते नहीं। और जब हम अभी लिव इन रिलेशन की और इस प्रकार की चीज़ों की जब हम बात कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हम कर करके देखेंगे, और फिर इनके इनके नेगेटिव जो आएंगे, तब इनको संशोधित कर करके दूसरे अ, किसी दूसरे रूपरेखा में प्रवेश करेंगे कि ये लिव इन रिलेशन ठीक नहीं है, फिर कुछ और करेंगे, फिर वो कुछ और करेंगे, तो धीरे धीरे परिष्कृत होते होते हम वहीं पहुंच जाएंगे जहां हमारे बड़े बुजुर्ग थे। तो क्यों ना इतना तामझाम, इतना झमेला करने के बजाय इतना साधारण तरीके से क्यों ना थोड़ा सा खून को शांत करके, शांत दिमाग से थोड़ा सुन लिया जाए किसी की, थोड़ा बड़ों की मान ली जाए, कुछ अपनी और कुछ बड़ों की। कहते हैं ना, एक समझदार इंसान वो होता है जो बड़ों के अनुभव से और खुद के जोश, यानी जोश और होश जो साथ साथ लेके चल सके, वो समझदार होता है, वो सक्सेसफुल होता है। लेकिन जब बैलेंस गड़बड़ हो जाता है, जोश की अधिकता हो जाती है, होश बेहोशी में तब्दील हो जाता है, तो फिर ये पश्चाताप और इस प्रकार की चीज़ें फिर आती हैं हमारी ज़िंदगी में। अब ज़िंदगी तो एक ही है ना, इसमें एक्सपेरिमेंट करके या तो जांच ले, या फिर पुराने लोगों से कुछ सीख के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना ले। दो ही काम कर सकते हैं, ज़िंदगी तो एक ही है। तो कहीं ना जिंदगी कहीं संतुलन मुझे। जी। जिंदगी एक ही क्यों है? आत्मा तो अमर है, बार बार पैदा होती है, फिर एक ही क्यों बोल दिए? हाँ, हाँ, आत्मा के लिए ज़िंदगी थोड़ी होती है, ज़िंदगी तो हमारे इस होने के लिए है ना। जैसे अब ये विकास हुआ, ये विकास तो एक ही बार होगा ना। हाँ, तो फिर अब पैदा मैं हो विकास जाओगे के ना, फिर से मौका मिलेगा आपको अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो अध्यात्म तो ऐसा कहता है ना। तो दूसरे जन्म का इंतजार इसलिए करने की क्या जरूरत है, जब इसी जन्म में कुछ हो सकता नहीं, इंतजार है करने ना। के लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, मतलब कुछ इच्छाएं अगर अधूरी रह गई तो उन इच्छाओं को पूरा हम्म। करने के लिए फिर से मौका आपको अस्तित्व दे सकता है। एनीवे, वो टॉपिक नहीं है। और आपने एक हम्म। अच्छी बात बोली कि जो हमारी पुरानी संस्कृति है, सभ्यता है, उसमें से जो अच्छाइयाँ हैं, मैं भी इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ कि उसमें जो अच्छाइयाँ हैं, अच्छाइयाँ अच्छाइयों के अलावे मतलब माँ बाप का सम्मान करना चाहिए, एक बहुत बड़ी बात। मैं भी इस चीज को समझता हूँ, स्वीकारता हूँ, हाँ, करता भी हूँ। ये और दाम्पत्य जीवन की रीढ़ है ये। माँ बाप का सम्मान, बड़ों का जो सम्मान करना है, ये दाम्पत्य जीवन की नींव है। असल में पति पत्नी होना ही दाम्पत्य जीवन नहीं है, जी जी। क्योंकि ज्यादा ज्यादा झगड़े तो माँ बाप और बच्चे और इस प्रकार से, मतलब पीढ़ियों के झगड़े ज्यादा होते हैं बजाय सेम पीढ़ी के। हाँ, उनके मतलब उनकी जो ख्वाहिश है, उनकी जो इच्छा है, उनके अंदर जो ये चीज गलत है, ये चीज नहीं करना है, और नई पीढ़ी बोलती है नहीं हाँ, ये चीज सही है, तो उस चीज को हाँ, लेके अनबन हो जाता है। तो बिल्कुल। वहां पे समझौता की जरूरत है कि भाई चलो, ये हम्म। जनरेशन के व्यक्ति हैं तो इनकी इस बात को भी हम तवज्जो देते हैं, और मतलब अपना भी बात को साइलेंटली रख लेते हैं कि नहीं माँ पिताजी, ये भी सही है, आज के टाइम पे ये भी हम करना चाहिए, नहीं तो हम फिर समाज में ऑकवर्ड लगेंगे, है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल, नए और पुराने का समावेश। हाँ, समावेश होना चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि हम्म। आज की पीढ़ी में ज़्यादातर चीज़ें गलत है और पुरानी पीढ़ी में सब कुछ सही था, या ज़्यादा चीज़ सही था, ऐसा भी नहीं है। आज की पीढ़ी भी काफ़ी हम्म। जागरूक है, समझदार है। हाँ, ज़्यादा जोशीला है, ज़्यादा, जैसा आपने बताया, हम झुकेगा नहीं साला किसी के सामने, वही पुष्पा वाला हम्म। डायलॉग। तो वो जो हम्म। एरोगेंस है, वो उसको छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल वही होता है कि वो छूटेगा तो छूटेगा कैसे, या कैसे उसको थोड़ा हम्म। मिनिमाइज किया जाए? क्या मतलब फिर वही अध्यात्म को लाना पड़ेगा? हाँ, अध्यात्म ही नहीं, इसमें एक एक वर्ड होता है संस्कार, है ना। ये अच्छा। संस्कार वर्ड बड़ा ही हमारी पिछली पीढ़ी की अगर हम बात करें, तो उन्होंने इसको इतना विकृत कर दिया, या फिर एक तरह से अस्वीकृत जैसा शब्द बना दिया, कि आज मॉडर्न जब वर्ल्ड में संस्कार की बात होती है, तो ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति कुछ पिछड़ेपन की बात कर रहा हाँ है हाँ। ना। तो संस्कारी होना पिछड़ेपन की निशानी समझा जाने लग गया है आज के समाज में, है ना। जी। जबकि संस्कार का अर्थ वो नहीं है, संस्कार का तो अर्थ ही है
जो परिष्कृत हो होकर अंतिम निचोड़ आया, यानी जब हीरे को घिस घिस के जब वो चमकदार बिल्कुल एक डायमंड जिसको बोलते हैं कि ये करोड़ों अरबों की कीमत वाला जब वो बन गया, वो है संस्कृत हीरा। यानी जो पूरी तरह से परिष्कृत हो चुका, जो शुद्धतम रूप उसका है, ये इसका संस्कार का मीनिंग होता है। और संस्कार संस्कार का होना सबसे ज्यादा जरूरी है इस चीज के लिए। ये जो कहते हैं ना कि बड़ों का सम्मान करें, ये एक संस्कार है ना। हमें छोटों से प्यार करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, साथ वालों के साथ मित्रवत व्यवहार करना चाहिए। तो ये संस्कार ही हैं, ये भी संस्कार हैं। और ये मानवता के ये इनकी जरूरत क्यों पड़ी असल में, ये तो हम अब बोल देते हैं, इतना आसानी से बोल देते हैं क्योंकि हमारे पास पिछली संस्कृति का अवशेष है ये। लेकिन आज की संस्कृति को नहीं पता ये, क्योंकि ये अभी हमारी पीढ़ियां जब बीतेंगी तब इनको पता चलेगा, मालूम चलेगा कि हाँ ये तो समाज की नींव है, इसके ऊपर तो समाज टिका हुआ है। जब हम ये हर एक व्यक्ति में, हर एक बच्चे में ये संस्कार एक डाला जाए बचपन से ही, बार बार रिपीट मोड में, कि आप बच्चे हो और जो बड़े हैं वो बड़े होते हैं, उनका अनुभव ज़्यादा है, उन्होंने जीवन को ज़्यादा देखा है, ज़्यादा जिया है। तो वो जो कहते हैं, एक अगर आपकी बात उसकी बात से टकराती है तो आप अपने आप को विनम्र रखो और उसकी बात को मान लो, बेशक वो टकराव भी हो। ये है संस्कार कि बड़े की बात बेशक आपको अभी दिख रहा है टकराव में कि मेरी बात ज़्यादा सही होनी चाहिए, लेकिन आप उसकी बात फिर भी मान लो। तो ये जब हमारी पुरानी पीढ़ियां जो ये बात करती थी, जब जैसे अगर मैं अपनी दादी नानी से अगर पूछूं कि आपकी शादी कैसे हुई थी, तो क्या आपने हमारे दादाजी को देखा था, तो वो कहती है कि नहीं, ये मेरे माँ बाप देख के आए थे और उन्होंने कहा कि ये लड़का है तो मैंने स्वीकार कर लिया, जो इन्होंने देखा होगा तो अच्छा ही होगा। और उनका पूरा जीवन बड़े मजे से गुजरा। और ऐसे कोई एक नहीं, लाखों करोड़ों केस ऐसे हैं हमारी ये पिछली दूसरी से तीसरी पीढ़ी, यानी हमारे दादा वाली जो पीढ़ी थी वो बड़ी सुखी, एक सुखद दाम्पत्य जीवन उन्होंने बड़ा जिया, और उससे और पीछे की पीढ़ियां भी। तो मतलब दाम्पत्य जीवन में उनमें कभी इतने झगड़े और तलाक जैसी चीज तो कभी होती ही नहीं थी। मतलब तलाक, अभी सब सोच के देखिए इस बात को कि तलाक शब्द भी हिंदी का नहीं है, यानी कि भारत की संस्कृति में तलाक जैसा कुछ था ही नहीं, ये बाहर से आया, इन्वेडर्स जैसे मुस्लिम, उर्दू और फारसी का ये शब्द है। तो जब इनका आगमन हुआ तब जाके पहली बार तलाक इंट्रोड्यूस हुआ कि ऐसा करके भी कुछ होता है कि आपस में अगर नहीं बनती तो अलग हो जाना चाहिए, ये पहली बार समझा गया। जबकि वो हमारे लोग पूर्वज क्या समझते थे कि अगर नहीं बन रही है तो कोई बात नहीं, कोई आपस में तीसरा व्यक्ति आएगा, सुलह करवाएगा, है ना। और कुछ बातें मुझे माननी पड़ेंगी, कुछ बातें उसको माननी पड़ेंगी, यानी एडजस्टमेंट करके कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ। वो इस सत्य को समझते थे, इस तथ्य को समझते थे कि हम सब बिल्कुल अलग हैं और हम बिल्कुल 100% मैचिंग कभी नहीं हो सकता हमारा किसी के साथ, कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ अनबन रहेगी रहेगी। हम दो भाई भी बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं, दो माँ बाप, हमारे माँ बाप से भी नहीं बनती, मतलब किसी के साथ भी हम 100% रिजेंबल नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं तो कुछ रहेगी। तो ऐसे रिश्ते भी जब इस प्रकार से होते हैं तो छोड़ने की बजाय, तलाक लेने की बजाय, दोस्तों में तलाक हो जाते हैं, ये कट्टी मैंने हैं और मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं। और शादीशुदा में तो तलाक वर्ड है ही, भाइयों के तलाक हो जाते हैं, यानी कि तू मेरा भाई नहीं, मैं तेरा भाई नहीं। ये रिश्तों का जो टूटना है, ये क्या दिखाता है, ये हमारे एरोगेंस को, और झुकेगा नहीं, मैं झुकेगा नहीं, सामने वाला क्यों नहीं झुकता, मैं ही पहल क्यों करूं, ये विकार है असल में। संस्कार ये होना चाहिए कि जब छोटे बड़े की रिस्पेक्ट करें तो छोटे छोटे की गलती ना भी हो तो भी वो जाके बड़े बड़े का मान रखने के लिए सिर्फ उसको माफी मांगने, विनम्रता विनम्रता हम्बलनेस, पोलाइटनेस, ये हैं संस्कार। वो मान ले तो बड़ा भी एकदम से पिघलेगा उसका हृदय और वो कहेगा कि नहीं बेटा, नहीं भाई, या नहीं जो भी है उसका वो छोटा, कि तुम्हारी नहीं गलती असल में मेरी थी, तब वो मान लेगा। लेकिन वो शुरुआत में नहीं कहेगा क्योंकि वो बड़ा है ना। कहीं ना कहीं गुरु होना, गरिष्ठ होना, अपने आप में कहीं ना कहीं एक अभिमान रहता है।
स्वाभिमान होता है एक तरह से। तो अगर उसके स्वाभिमान को रखा जाए और छोटे का स्वाभिमान अगर टूटे, छोटा हार के भी जीत जाएगा। लेकिन हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, छोटे कहते हैं कि नहीं मैं सही हूँ, तो मैं तो बिल्कुल अपनी जगह अडिग रहूंगा, माफी मांगनी है तो वही मांगेगा, क्योंकि वो गलत है और वास्तव में गलत तो है वो, लेकिन ये गड़बड़ करती है बात। अब ये इस गड़बड़ में सामने वाला अपने एरोगेंस में मांगेगा नहीं माफी, और ये अपने सही होने के चक्कर में नहीं मांगेगा, तो ये रिश्ता टूट गया। तो ये विकार है, ये संबंधों की दरारें इस प्रकार से आती हैं। और ये सिर्फ एक व्यक्तिगत उदाहरण मैंने दिया, और ये पूरे समाज में फिर लागू होता है, क्योंकि दो व्यक्तियों के मिलने से ही समाज का निर्माण होता है। जब दो व्यक्तियों का संबंध ही इतना नाजुक रहेगा तो समाज भी कैसे एक समृद्ध और सुदृढ़ हो पाएगा, और फिर दाम्पत्य जीवन भी कैसे ठीक से चल पाएगा। तो कितना ही लिव इन कर लें, कितना ही हम एक दूसरे को लव मैरिज कर लें, एक दूसरे के साथ रहें, बात नहीं बनेगी जब तक संस्कार हमारे अंदर नहीं आएंगे, ये पोलाइटनेस के, हम्बलनेस के, ईमानदारी के, निष्पक्षता के। तो ये जो गुण छोटे जब हम होते थे, नैतिक शिक्षा करके एक बुक होती थी हमारी, उसमें कहीं ना कहीं हमें पढ़ाए जाते थे, सिखाए जाते थे। तो वो चीज़ें तो बड़ी ज़रूरी हैं, वो इंसान के लिए मुझे लगता है एसेंशियल तत्व हैं, हर एक झगड़े को ख़त्म करने के लिए और सब संबंधों को मधुर बनाने के लिए। जी। लेकिन विकास जी, जैसे कि मैं समझता हूँ, जैसे अभी आपने बोला पुराने जो लोग थे, दादा दादी के ज़माने के, नाना नानी के, तो उस समय आपको ऐसा नहीं लगता है कि महिलाओं का जो सम्मान है, उनका जो वैल्यू है, उनका जो विकास है, वो रुकावट बनी उनके, क्योंकि उनको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, पर्दा प्रथा था, उसके पहले तो सती प्रथा, वो सब तो था ही। तो वहाँ पे महिलाओं का शोषण होता था, और इसलिए वो एक बहुत बड़ी खामी थी हमारे सिस्टम की, हमारे संस्कृति की, जिसको दूर किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। लेकिन आज के समय पे इतना भी ज़्यादा खुलापन, इतना भी ज़्यादा अंग प्रदर्शन हो रहा है, जैसा कि फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, उसको भी मैं नहीं स्वीकार कर रहा हूँ, वो भी गलत है। तो हमको बीच, मतलब जैसे कि हम लोग, जैसे कि आप एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, हम एक नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, आई थिंक ये नॉर्मल मिडिल वाला रास्ता काफ़ी बेहतर होगा, जहाँ पे न तो औरत को दबाया जा रहा हो, औरत को भी आज़ादी दिया जा रहा है कि भाई आप अपना कुछ सर्विस करना है, सर्विस कीजिए। मतलब एक आज़ादी भी ज़रूरी है, ताकि उनको भी विकास करने का मौका मिले। ठीक है, तो बिल्कुल वो विकास करके अभय हो सके, है ना। जी, तो है कि नहीं, क्योंकि पहले के समय में ये सब नहीं था, तो वो उस खामियों को दूर हुआ है। आज के समय पे निश्चित रूप से वो खामी दूर हुई है। लड़कियों को भी पूरा मौका मिलता है पढ़ने लिखने का, जॉब करने का, लेकिन उसका कुछ लोग नाजायज फायदा भी उठा रहे हैं। जैसा कि अतुल के केस में लड़की को जैसा दिख रहा है कि वो नाजायज फायदा उठा रही है, गलत डिमांड कर रही है, ज़्यादा पैसे की मांग कर रही है कि आपको इतना देना पड़ेगा। उधर जज भी उसको सपोर्ट कर रही है। तो ये जो हमारे अंदर, जैसे कि मैंने बोला, अध्यात्म को इसमें आना पड़ेगा, अध्यात्म हमारे जीवन में आना पड़ेगा। वही ध्यान की बात जो कि हम लोग काफ़ी एक बार विस्तार से चर्चा किए थे। मैं तो समझता हूँ कि जो कुछ भी आप नैतिकता की बात कर रहे हैं ना, मोरल वैल्यूज की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ किताब में पढ़ाने से लड़के के अंदर नहीं आने वाला है। उसको अगर हम थोड़ा सा शांतित होके बैठने के लिए ही बचपन से थोड़ा प्रेयर करना, शांत भाव से बैठो, तो उसकी जैसे जैसे अंदर की शांति, अंदर की जो उसकी आत्मा है वो जागृत होगी, तो उसके अंदर में जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं वो थोड़ा बैलेंस होना शुरू हो जाता है। खासकर हम और आप तो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। तो ये बचपन से, किशोरावस्था से ही अगर किया जाए तो क्या इसका ज़्यादा बेहतर प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी व्यक्ति के पर्सनालिटी पे? क्या बोलते हैं? ये बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। वो
किताब का तो मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया कि वहाँ पर भी हमें सिखाई जाती थी और हमारे बड़े तो सिखाते ही थे, हमारे दादा सिखाते थे।